तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की चर्चा। गेम ऑफ थ्रोन्स की इस माइंड ब्लोइंग दुनिया में एक बार फिर हमारा स्वागत है। आज हम अ गोल्डन क्राउन की बात करेंगे। एक ऐसी कड़ी जहां राजनीति, धोखा और खतरा हर कदम पर घात लगाए बैठा है। एक तरफ सत्ता का खतरनाक खेल चल रहा है तो दूसरी तरफ जिंदा रहने की आखिरी कोशिश। ये एक ऐसा उलझा हुआ ताना बाना है जिसे अब पूरी तरह सुलझना ही होगा। यहाँ किंग रॉबर्ट बराथियन के इस कोट पर ध्यान देते हैं। वो अपने सबसे करीबी दोस्त एडार्ड स्टार्क को वेस्टरोस पर मंडराते हुए आने वाले खतरे के बारे में चेताते हैं। और सच में लैनिस्टर्स और स्टार्क्स के बीच की ये दुश्मनी अब एक ऐसी छोटी चिंगारी बन चुकी है ना, जो किसी भी वक्त पूरे राज्य को आग में झोंक सकती है। वक्त बिल्कुल रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा है। पहला हिस्सा, किंग्स लैंडिंग में दरारें। एक ही समय पर नक्शे के बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में क्या कुछ हो रहा है, जरा उस पर गौर करते हैं। सुबह किंग्स लैंडिंग में नेड स्टार्क आराम कर रहे हैं। दोपहर में नॉर्थ में रॉब स्टार्क निकल पड़ते हैं। तीसरे पहर वेल में टिरियन अपना दिमाग दौड़ा रहे हैं। और फिर रात होते होते एसोस में एक भयानक मोड़ आता है। ये सारी घटनाएं लगातार पूरे नक्शे को एक बहुत बड़े संघर्ष की ओर ढकेल रही हैं। मतलब एक जगह की आग दूसरी जगह महसूस की जा रही है। खैर, इन सब से दूर किंग रॉबर्ट इस आपसी झगड़े से इतने तंग आ चुके हैं कि शांति की तलाश में सीधे शिकार पर निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका ये कदम राजधानी को कितना अकेला और कमजोर छोड़ जाएगा। अब एक घायल नेड स्टार्क को आयरन थ्रोन पर बैठकर राजकाज देखना पड़ता है। और जैसा कि हम जानते हैं, उनका इंसाफ पसंद रवैया यहाँ की शांति को जल्द ही पूरी तरह हिलाकर रख देगा। दूसरा हिस्सा, नॉर्थ में खतरे। अब सीधे नॉर्थ चलते हैं। यहाँ एक मासूम सी घुड़सवारी अचानक अस्तित्व की लड़ाई में बदल जाती है। ब्रैन का अकेले भटक जाना बिल्कुल घातक साबित होता है। जैसे ही हताश वाइल्डलिंग्स का एक गुट उस पर हमला करता है, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। रॉब स्टार्क और थियॉन ग्रेजॉय को मजबूरन अपने छोटे भाई को बचाने के लिए खून बहाना ही पड़ता है। ये बिल्कुल डू और डाई वाली स्थिति थी। थियॉन का ये स्टेटमेंट सुनिए, यही एक रास्ता था, इसलिए मैंने वैसा किया। वो अपने उस खतरनाक तीरंदाजी वाले फैसले का बचाव करते हैं जो उन्होंने वाइल्डलिंग को मारने के लिए लिया था। ये साफ दिखाता है कि नॉर्थ में जिंदा रहने के नियम कितने कठोर हैं। और हाँ, इस घटना के बाद से रॉब और थियॉन के बीच की जिम्मेदारियां और उनका आपसी डायनामिक अब तेजी से बदल रहा है। तीसरा हिस्सा, वेले में मुकदमा। अब बात करते हैं सबके फेवरेट टिरियन लैनिस्टर की। इनकी चतुराई यहां भी कम नहीं हुई है। कहते हैं ना कि एक लैनिस्टर हमेशा अपना कर्ज चुकाता है। बस इसी बातचीत और थोड़े से सोने के लालच से वो जेलर मॉड को पूरी तरह अपनी तरफ कर लेते हैं और इस तरह उस भयानक और खुले स्काई सेल से बाहर निकलकर सीधे दरबार में पेश होने का उनका रास्ता साफ हो जाता है। क्या कमाल का दिमाग लगाया है। दरबार में आते ही टायरन एक और चाल चलते हैं। पहले तो वो बचपन की छोटी मोटी शरारतों को अपना गुनाह बताकर सबको थोड़ा गुमराह करते हैं और फिर अचानक माहौल को पूरी तरह गंभीर करते हुए युद्ध के जरिए मुकदमे की यानी ट्रायल बाय कॉम्बैट की मांग कर देते हैं। इस एक लाइन में लिटरली दरबार की पूरी शक्ति का संतुलन ही बदल कर रख दिया। लेकिन लेडी लाइसा एरन का जवाब बेहद खौफनाक है। वो दरबार के बीचों बीच खुलने वाले उस हवेले दरवाजे यानी मून डोर को खोलने का सीधा आदेश देती हैं। इससे आने वाली लड़ाई के स्टेक्स एकदम आसमान छू लेते हैं, क्योंकि हारने वाले की सजा तय है और वो मौत ऐसी है जो किसी की भी रूह कांपा दे। अब यहाँ दोनों पक्षों के बीच एक साफ असंतुलन दिखाई देता है। हाउस एरिन के पास 5 हंसे खेलते योद्धा खड़े हैं, जबकि टिरियन बिल्कुल अकेले हैं। उनकी तरफ से लड़ने को कोई तैयार नहीं था, जब तक कि अचानक एक भाड़े का सैनिक ब्रॉन आगे नहीं आता। और बस यहीं से पूरी लड़ाई एक बेहद दिलचस्प मोड़ ले लेती है। इस युद्ध में हमें बिल्कुल अलग अलग फाइटिंग स्टाइल्स का टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ सर वारिस भारी आर्मर पहनकर पूरे सम्मान के साथ लड़ते हैं, लेकिन ब्रॉन वो जिंदा रहने के लिए लड़ता है। वो अपनी फुर्ती और चुस्ती से वारिस को पूरी तरह थका देता है और अंत में उन्हें उसी मून डोर से ढकेल देता है। टायरियन को अपनी आजादी एक बेहद क्रूर लेकिन चतुर तरीके से मिलती है। चौथा हिस्सा, द हार्ट का पलटवार। वापस किंग्स लैंडिंग चलते हैं। यहां दरबार में आम गांव वाले आकर द माउंटेन यानी सर ग्रेगर क्लिगेन के खौफनाक और रुला देने वाले कारनामों को बयान करते हैं, जो असल में टाइवन लैनिस्टर के इशारे पर हो रहे थे।
अब देखिए, एक सम्मानित और इंसाफ पसंद इंसान होने के नाते नेड स्टार्क इन अत्याचारों को सुनकर चुप तो नहीं बैठ सकते थे ना। तो नेड बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करते। वो यहाँ एकदम ड्रास्टिक एक्शन लेते हैं। एक, वो ग्रेगर क्लेगिन को मौत की सज़ा सुनाते हैं, और दूसरी, सबसे चौंकाने वाली बात, वो वेस्टरोस के सबसे अमीर और ताकतवर आदमी टाइवन लैनिस्टर को सीधे दरबार में पेश होने का हुक्म सुनाते हैं। एक तरह से सोचिए तो ये सोते हुए शेर की पूंछ खींचने जैसा था। और इन सब धूम धड़ाके के बीच एक और शांत लेकिन सबसे बड़ा रहस्य पर्दे से बाहर आता है। नेड स्टार्क इतिहास की किताब में बैराथियन परिवार की लीनियज पढ़ते हैं। पता चलता है कि पिछले सभी बैराथियंस के बाल हमेशा काले थे, लेकिन प्रिंस जॉफ्री के बाल लैनिस्टर्स की तरह बिल्कुल सुनहरे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक ऐसा सच है जो तख्तों ताज की नींव हिलाकर रख सकता है। 5वां और आखिरी हिस्सा, एक सुनहरा ताज। नैरोसी के दूसरी तरफ एसोस में कहानी एक बिल्कुल ही अलग मुकाम पर पहुंच रही है। डेनेरिस एक घोड़े का कच्चा दिल खाती है और इस बेहद मुश्किल परीक्षा को पार करके धौतराकी लोगों का पूरा भरोसा और आदर जीत लेती है। पर वही दूर खड़ा उसका भाई विसेरिस, वो अपनी ही बहन को मिलती इस ताकत को देखकर ईर्ष्या और गुस्से से आग बबूला हो रहा है। उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि नशे में धुत विसेरिस दोथराकियों के पवित्र शहर में तलवार निकाल लेता है, जो कि वहां का सबसे बड़ा कानून तोड़ना है। वो डायरेक्टली अपनी प्रेग्नेंट बहन के पेट पर तलवार रखकर अपने लिए उस ताज की मांग करता है जिसका वादा खाल ड्रोगो ने उससे किया था। ये एक डेस्परेशन की इंतहा थी। माहौल एकदम टेंस हो जाता है। कार्ल ड्रोगो बड़ी शांति से उसकी मांग मान लेता है और विसेरिस को एक ऐसा ताज देने का वादा करता है जिसे देखकर लोग कांप उठेंगे। पर अचानक सीन घूमता है। ड्रोगो के आदमी विसेरिस को पकड़कर उसका हाथ तोड़ देते हैं और उसे घुटनों के बल गिरा देते हैं। यहां से उस शाही वादे का एक भयानक अनुवाद शुरू होता है। विसेरिस को लग रहा था कि उसे वेस्टेरोस का वही चमकता हुआ पारंपरिक ताज मिलेगा, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। खाल ड्रोगो एक बर्तन में खौलता हुआ पिघला सोना लाता है और सीधे उसके सर पर डाल देता है। विसेरिस को उसकी कीमत मिलती तो जरूर है, पर एक ऐसी दर्दनाक मौत के रूप में जिसे भुलाया नहीं जा सकता। लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब हम डेनेरिस का रिएक्शन देखते हैं। अपने भाई की ऐसी दर्दनाक मौत को देखते हुए उसकी आंखों में कोई खौफ या आंसू नहीं थे। वो सिर्फ इतना कहती है, आग एक असली ड्रैगन को नहीं मार सकती। ये लाइन दर्शाती है कि अब डेनेरिस का नया और थोड़ा खौफनाक रूप सामने आ रहा है। तो इन सब घटनाओं ने आगे की पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया है। एक तरफ नेड स्टार्क के कठोर इंसाफ ने वेस्टेरोस में युद्ध की चिंगारी भड़का दी है, और दूसरी तरफ एसोस में एक असली टारगेरियन ड्रैगन अपनी राख से जाग उठा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये बचता है कि आने वाले इस भयानक और खूनी संघर्ष में आखिर अस्तित्व में कौन रहेगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।